आप सबों से माफ़ी चाहूँगा, बहुत दिन हो गए आपको वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर सका, परंतु आप धैर्य रखिए। परीक्षा के पूर्व तक आपको सभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के, वो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि परीक्षा के पूर्व आपको जो भी संभावित हो सकते हैं उन्हें देखने का एक मौका दिया जाए, ताकि आप अच्छे अंक से अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। अभी ये जो वीडियो है वो भूगोल विषय से संबंधित है, जिसमें आपको पता है 2 किताबें हैं आपकी। पहली किताब मानव भूगोल से संबंधित है। इस वीडियो में हम लोग 2 चैप्टर पे चर्चा करेंगे, एक मानव भूगोल पे और दूसरा जनसंख्या से संबंधित जो चैप्टर है दूसरा वाला, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये पहले चैप्टर का मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र इस पर आधारित है। तो आइए देखिए, इसमें आप देख सकते हैं पहला जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक पूछा गया है। आंसर आपको इसमें दिखाया गया है, पहले ही आपको दे दिया गया है। इसमें आंसर है प्रौद्योगिकी। और मानव भूगोल जो है वो मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र ही है मानव और पर्यावरण के बीच के जो संबंध हैं उसकी चर्चा करना। परंतु मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध हैं, प्रकृति से मानव जो भी प्राप्त करता है, उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में प्रौद्योगिकी का स्थान है। बिना प्रौद्योगिकी के मनुष्य जो है वह पर्यावरण पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा, पर्यावरण से अपेक्षित लाभ नहीं ले पाएगा। इसलिए प्रौद्योगिकी जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा, देखिए, मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं है, इस पे ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी हड़बड़ में इन बातों पे ध्यान नहीं जाता है। तो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, इसमें आपका समुद्र विज्ञान होगा, क्योंकि समुद्र विज्ञान जो है वो असल में भौतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है। भौतिक भूगोल का विषय वस्तु है, वो मानव भूगोल की विषय वस्तु नहीं है। नेक्स्ट जो है, कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। मानव भूगोल का उपागम यानी मानव भूगोल जिस तरीके से अध्ययन करता है अपने विषय वस्तु का, उसमें वह किस प्रकार के उपागम यानी अप्रोच, उपागम को हम कहते हैं अंग्रेजी में अप्रोच, वह कौन से अप्रोच यानी किस धारणा के तहत वो काम करता है। तो इसमें मात्रात्मक क्रांति नहीं होगी, यानी इसका आंसर होगा ए, यानी मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है। क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन, ये आपको मानव भूगोल के उपागम है। अब यहाँ पर एक ट्रिक ध्यान में दीजिए। मान लीजिए कि ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में आ गया और इसी तरीके के सवाल आपको 2 नंबर में पूछे जाते हैं। जैसे मानव भूगोल की परिभाषा दें। अगर आपको मानव भूगोल का सिंपल सा जो कंसेप्ट है पता है कि मानव भूगोल मुख्यतः मानव एवं प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है, इसके आगे अगर आपको याद नहीं है तो इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव आपको 2 नंबर के सवाल हल करने में मदद करेंगे। आप उतना लिखने के बाद लिख सकते हैं कि मानव भूगोल का जो उपागम है वो मुख्यतः 3 है, जिसमें आप इसमें BCD जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको आप लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मदद करेंगे 2 नंबर के सवाल लिखने में भी। आगे आइए, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल के जनक जो हैं वो हैं फ्रेडरिक रेटजेल। यहाँ पे आपको जो ऑप्शन डी है, फ्रेडरिक रेटजेल जो हैं वो मानव भूगोल के जनक माने जाते हैं। फ्रेडरिक रेटजेल जो हैं, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। इनके किताब का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। आप ध्यान रखेंगे, ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाए कि रेटजेल एंथ्रोपोजियोग्राफी जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है। इस किताब में उन्होंने पहली बार भूगोल को एक मानव केंद्रित विषय के रूप में देखने का प्रयास किया, यानी इसी कारण से उनको मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भूगोल में एक मानव केंद्रित विचारधारा जो है उसको लाने का काम किया। इसलिए हम इनको मानते हैं कि ये मानव भूगोल के जनक हैं। नेक्स्ट सवाल जो है, देखिए, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है।
ध्यान रखिएगा, आपको मानव भूगोल से संबंधित 3 महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं: नियतिवाद, संभावनावाद और नवनिश्चयवाद। नियतिवाद मुख्यतः प्राकृतिक घटक यानी वह प्रकृति को सर्वशक्तिमान मानता है और प्रकृति के आगे मनुष्य को वो तुच्छ मानता है। इसलिए नियतिवाद में प्रकृति जो है वो एक महत्वपूर्ण घटक है, जबकि संभववाद को अगर बात की जाए तो संभववाद जो है इसमें मानवीय घटक महत्वपूर्ण है। यानी संभववाद की जो विचारधारा है वो मानवीय घटक को यानी मनुष्य की शक्ति को महत्वपूर्ण मानता है और वो मानता है कि मनुष्य जो है वह प्रकृति को नियंत्रण में रख सकता है, उस पर काबू कर सकता है। तो संभववाद में मानवीय घटक। अगर सवाल आ जाए कि नवनिश्चयवाद क्या करता है, तो नवनिश्चयवाद में प्रकृति एवं मानव दोनों को ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो ध्यान रखेंगे, ये आपको 2 नंबर के सवाल आते हैं, निश्चयवाद क्या है या संभववाद क्या है या नवनिश्चयवाद क्या है। ये अगर छोटा सा कंसेप्ट आपके दिमाग में है तो आप आसानी से 2 नंबर के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो सवाल है, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। यानी संभावनावाद के बाद जो विचारधारा आई उसे हम नवनिश्चयवाद कहते हैं। रुको जाओ देखो, ये आपने पढ़ा होगा अपनी किताब में। अब यहाँ पर देखिए 2 तरीके से सवाल ये पूछे जा सकते हैं। एक आपको पूछा जा सकता है नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, दूसरा पूछा जा सकता है नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। अगर ये दोनों ही आपको सवाल आ जाए तो आपको इसमें ऑप्शन होगा टेलर। इनका पूरा नाम था ग्रिफिथ टेलर, इनको कहते हैं ग्रिफिथ टेलर। ये मूलतः ऑस्ट्रेलियाई थे, सॉरी मूलतः तो नहीं थे, बाद में जाके बस गए थे तो इनके माता पिता इंग्लैंड से, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में बस गए और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का भूगोल जो किताब लिखा उससे इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली। ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया का भूगोल नामक किताब किसने लिखा, तो ये लिखा था ग्रिफिथ टेलर ने। इस किताब से उनको एक पहचान मिली और इन्होंने जो निश्चयवाद और संभववाद का जो झगड़ा था कि प्रकृति महत्वपूर्ण है या मानव महत्वपूर्ण है, उसको इन्होंने इसमें सुलझाने का काम किया और एक नई विचारधारा प्रस्तुत की जिसको हम भूगोल में नवनिश्चयवाद नाम देते हैं। अगला सवाल है, ज्योग्राफिया जेनेरालिस के लेखक कौन है। तो ज्योग्राफिया जेनेरालिस के जो लेखक हैं वो हैं आपको बारेनियस। इनका पूरा नाम है बर्नार्ड बारेनियस। बर्नार्ड बारेनियस। इन्होंने इनका जो भूगोल के क्षेत्र में, खासकर मानव भूगोल के क्षेत्र में जो योगदान है, इन्होंने भूगोल को 2 भागों में बांटा। ये एक भूगोल को कहते हैं सामान्य भूगोल और दूसरे को कहते हैं विशिष्ट भूगोल। तो इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है, इन्होंने भूगोल को 2 हिस्सों में बांट कर देखा और इन्हीं की विचारधारा के बाद भूगोल में मुख्य रूप से जो एक द्वैतवाद की संकल्पना है वो हमको दिखाई देती है। तो ज्योग्राफिया जेनेरालिस के लेखक ये हो गए बर्नार्ड बारेनियस। अगला सवाल है कि हम्बोल्ट द्वारा कौन सी किताब लिखी गई। ये देखिए, हम्बोल्ट के द्वारा जो किताब लिखी गई है वो है कॉस्मस। आपको पता होना चाहिए कि हम्बोल्ट जो हैं इनको आधुनिक भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। ये आधुनिक भूगोल के जन्मदाता या आप इनको पिता कह सकते हैं, ये हैं हम्बोल्ट। इन्होंने जो कॉस्मोस किताब लिखी वो मुख्यतः 5 खंडों में प्रकाशित की गई थी और इस किताब में इन्होंने संपूर्ण विश्व का वर्णन किया है और अपने चिंतन में, जो उनका भौगोलिक चिंतन है, उसमें उन्होंने केंद्र में मानव को रखा है। यानी मानव महत्वपूर्ण है, मानव के लिए कोई भी विषय हो उसका अंतिम उद्देश्य यही है, मानव कल्याण। तो इन्होंने भी अपने भौगोलिक विचारधारा में मानव को केंद्र में रखा। अगला सवाल, फेब्रे। फेब्रे किससे संबंधित हैं। ये आपको संबंधित हैं संभववाद की विचारधारा से। ये फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं। निश्चयवाद में जर्मनी के भूगोलवेताओं का प्रभाव है और संभववाद में फ्रांस के जो भूगोलवेता हैं उनका प्रभाव हमको दिखाई देता है। इन्होंने एक किताब लिखी, हो सकता है आपसे पूछ ले
कि उनकी किताब का नाम है, तो इनके किताब का नाम है जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। इनके किताब का नाम है जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। ये नाम याद रखेंगे आप। आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे चैप्टर, जो कि आपका विश्व जनसंख्या से संबंधित है। इसमें वितरण, घनत्व और वृद्धि। आपको पता होना चाहिए मानव भूगोल का जो क्षेत्र है, अगर आपसे पूछा जाए तो हम उसमें जनसंख्या की भी चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल है आपका कि विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में से निम्नलिखित में कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, हमेशा मैं आपको बता रहा हूँ, इस बिंदु पर ध्यान रखना चाहिए, क्या पूछ रहा है या नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन जैसा कि आपको दिख रहा है होगा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। ध्यान देंगे। अब आप कहेंगे कि सर ध्रुवीय प्रदेश इसमें होना चाहिए था, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्षेत्र आपका जो है वो सघन जनसंख्या वाला नहीं है। विश्व में सघन जनसंख्या के क्षेत्र कौन नहीं हो सकते हैं। सघन का उल्टा विरल अगर मान लें तो विरल जनसंख्या के कौन से क्षेत्र हो सकते हैं। ऐसे क्षेत्र जो बहुत ज़्यादा शीत प्रभावित होते हों, जैसे कि ध्रुवीय प्रदेश। ऐसे प्रदेश जो मरुस्थलीय इलाके हों, जैसे अरब या ये रेगिस्तानी इलाके जो होते हैं। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सघन जनसंख्या के क्षेत्र कौन नहीं है। तो इस ऑप्शन में जो 4 दिए गए हैं उसके लिए जो सबसे सूटेबल आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी। देखिए, अब निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है अफ्रीका। ये आपका लगभग 2.6% यहाँ पे वृद्धि दर दर्ज किया गया है, जो कि दुनिया में जो भी महादेश हैं उनमें सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो विश्व का सबसे सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र इस 4 ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो वो है आपका दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। यहाँ पे ऑप्शन होगा डी। दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में, दक्षिण एशिया में जैसे हम लोग भारत आते हैं, भारत आता है, या आपका ये बांग्लादेश वगैरह। तो अगर आप दक्षिण पूर्वी एशिया कहें तो जो भी विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हैं, जैसे कि चीन, भारत आदि, ये सारे देश इसमें आ जाएंगे। तो सबसे सघन जनसंख्या इसी क्षेत्र में पाई जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। अब ध्यान दीजिए, आपने अभी देखा कि सबसे सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र है, सबसे सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र। अब इसी सवाल को कैसे एक और तरीके से पूछा जा रहा है वो ध्यान में लाइए। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। ध्यान रखिएगा शब्दों पे, विरल जनसंख्या यानी जहाँ पे कम हो, न्यूनतम हो। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि ये सघन क्षेत्र में आता है, इसलिए ये विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, अब इसमें विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र पूछा जा रहा है। तो आपका जो ABC है ये सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में आते हैं, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है ये यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ये इनमें चारों में विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। देखिए, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है, ये तो आप बचपन से देखते आए हैं। नंबर 1 पे चीन, नंबर 2 पे भारत। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु ये संभावित सवालों की सूची में है। अब देखिए, आपको प्रवास अप्रवास इन सब चीज़ों से, इन सब बिंदुओं से सवाल पूछे जाते हैं। तो एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक, अपकर्ष कारक का अर्थ होता है ऐसे कारक जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे, न कि प्रतिकर्षित, विकर्षित करे, आकर्षित करे। यानी आप किसी स्थान पर रहना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर अच्छी सुविधाएं हैं। लोग गाँव से शहरों की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? शहरों में ऐसे कौन से अपकर्ष कारक हैं जहाँ पे गांव से लोग शहर में जाना चाहते हैं? तो वो अपकर्ष कारक हैं, जैसे शहरों में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था का होना ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले,
या अच्छी स्वास्थ्य सुविधा का होना, परिवहन के साधनों का बेहतर होना, बिजली आदि की बेहतर व्यवस्था होना। तो ये ऐसे कारक हैं जहाँ जिसके चलते लोग जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। तो जन स्थानांतरण, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उसको हम कह रहे हैं जन स्थानांतरण। तो इसके लिए एक अपकर्ष कारक नहीं है। तो ऑप्शन है रहन सहन की निम्न दशाएं। रहन सहन की निम्न दशा होगा तो आप कहीं जाना चाहेंगे, नहीं जाना चाहेंगे। तो इसलिए जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक क्या नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन होगा ए। आप तीनों और जो ऑप्शन है उसको देखिए, ये अच्छे कारक हैं, ये अपकर्ष कारक हैं जिसके चलते आप कहीं पे जाना पसंद करेंगे। अगला सवाल है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। बहुत आसान सा ये आपका ऑप्शंस दिया हुआ है। कहीं भी प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो हैं वो किसको प्रभावित करते हैं, वो प्रवास को प्रभावित करते हैं। आप कहीं पे जाना चाहेंगे, उसके लिए अपकर्ष कारक बेहतर होने चाहिए। कहीं से जाना चाहेंगे, गांव से शहर की तरफ लोग क्यों जा रहे हैं, क्योंकि गांव में कई तरह के प्रतिकर्ष कारक हैं। अच्छी शिक्षा का ना होना, अच्छे स्वास्थ्य का ना होना, ये स्वास्थ्य सुविधा का ना होना, तो ये प्रतिकर्ष कारक हैं। शहरी क्षेत्रों में क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अपकर्ष कारक हैं। तो ये किस चीज़ को प्रभावित कर रहा है, तो ये प्रवास को प्रभावित करता है, न कि अन्य तीनों को। तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कारक इसमें होता है जलवायु। ये तीनों भी प्रभावित करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए आपसे सवाल पूछा गया है सबसे महत्वपूर्ण। तो इन चार ऑप्शन में अगर ध्यान दिया जाए तो वो सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु, जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण का अर्थ आप समझते होंगे, किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या का होना या नहीं होना। दुनिया के अगर विशिष्ट क्षेत्रों को देखें, अलग अलग क्षेत्रों को देखें, तो किसी स्थान पर जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा दिखाई देता है, कहीं कम दिखाई देता है, जिसे हम जनसंख्या वितरण के रूप में जानते हैं। इन चीज़ों से संबंधित आपको वीडियो दिए गए हैं, पहले के पुराने वीडियो हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों का बिंदुवार विश्लेषण किया गया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। जनसंख्या पर पूरा का पूरा 2 चैप्टर जो है वो उस पर आपका वीडियो दिया हुआ है, इवन कि मानव भूगोल पर भी दिया हुआ है। तो 3 चैप्टर का वीडियो आप पीछे पुराने वीडियो में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, उस पर हर एक बिंदु को पर चर्चा की गई है। अगला सवाल है, इसमें से जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है आवास। अब जनसंख्या परिवर्तन का कारक का मतलब क्या हुआ। जनसंख्या परिवर्तन का अर्थ होता है जनसंख्या में कमी या वृद्धि। तो कमी या वृद्धि के कारण क्या क्या हो सकते हैं, प्रवास। अगर किसी एक स्थान पर से बहुत ज़्यादा लोग कहीं दूसरे स्थान पर चले जाएँ तो जहाँ से गए हैं वहाँ जनसंख्या कम हो जाएगी, और जहाँ पर गए हैं वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, तो प्रवास एक कारण बनता है। उसी तरीके से जन्म, अगर जन्म दर ज़्यादा होगा तो जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि दिखाई देगा, जन्म दर कम होगा तो कम वृद्धि दिखाई देगा। उसी तरह से मृत्यु दर अगर बहुत ज़्यादा होगा तो जनसंख्या कम होती जाएगी, मृत्यु दर एकदम न्यूनतम में होगा या कम होगा तो जनसंख्या में वृद्धि दिखाई देगी। तो जनसंख्या में परिवर्तन जो होते हैं, यानी उसमें कमी या वृद्धि जो होती है, उसके लिए प्रवास, जन्म और मृत्यु कारक होते हैं, न कि आवास। तो आवास यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा, यानी आवास जो है वह जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। अब इस पे देखिए, जनांकिकी संक्रमण, ये एक परिकल्पना है, जनांकिकी संक्रमण। अब जनांकिकी संक्रमण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, इस परिकल्पना को किसने दिया। तो इसमें आप देखिए, आपके इस ऑप्शन में जो है वो है सी, नेटोस्टिन। जबकि जनांकिकी संक्रमण का सिद्धांत जो है ये असल में पहली बार 1925 में इस सिद्धांत को जो देने वाले थे वो थे W.S. थॉम्पसन। ये पहले व्यक्ति थे, ये अमेरिकी जनांकिकीविद थे जिन्होंने जनांकिकी संक्रमण का सिद्धांत दिया। लेकिन बाद में उन्हीं के सिद्धांत को 1945 में नेटोस्टिन ने, जिनका पूरा नाम F.W. नेटोस्टिन है, 1945 में इन्होंने उसको संशोधित किया। तो इस ऑप्शन के हिसाब से जनांकिकी संक्रमण की जो परिकल्पना है, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है वो संबंधित हैं आपको नेटोस्टिन से। तो ये आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको परीक्षा में ये मदद करेगा।